नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो आप देख रहे हैं पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर। तो आज हम लोग लेकर आए हैं पीसीएस यूपी पीसीएस का टेस्ट, जो कि आज टेस्ट संख्या 1 है। तो जीएस टेस्ट के लिए आप अगर यूपी पीसीएस का फॉर्म आ चुका है, फॉर्म अभी तक नहीं भरे तो फॉर्म भर लीजिए। और जब फॉर्म भरेंगे तो उसके लिए तैयारी भी चाहिए, तो तैयारी करते हुए आप टेस्ट जरूर दीजिए, ठीक है। तो ये देखिए 2024 का टेस्ट है और आज ही टेस्ट संख्या ये 1 है। ओके, इसके पहले भी टेस्ट कराया गया है, लेकिन आज से ये टेस्ट पहला है जो कि हिस्ट्री शुरू होगा। तो अगर आप आरओ का एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो आरओ के लिए भी टेस्ट चलाया जा रहा है और बहुत सारे घटना चक्र के वीडियो हैं। तो अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, प्राग ऐतिहासिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इतिहास का वह भाग, पहला कथन है, इतिहास का वह भाग जिसके अध्ययन हेतु केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है प्राग ऐतिहासिक काल कहलाता है। और दूसरा कथन है, इसके अध्ययन हेतु पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं, परंतु पुरातात्विक साक्ष्यों का ही उपयोग हो पाता है। कौन सा कथन इसमें सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, या न तो एक न ही दो? तो देखिए इसमें है इसका आंसर केवल एक। इतिहास का वह भाग जिसके अध्ययन हेतु केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है प्रागैतिहासिक काल कहलाता है, ये सही है। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल मानव इतिहास के प्रारंभ से लेकर लगभग 3000 ईस्वी तक काल का कहा जाता है। इतिहास का वह भाग जिसके अध्ययन हेतु केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। और इसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल जो है, प्रागैतिहासिक के बाद आद्य तो आता ही है। तो आद्य ऐतिहासिक काल जो है 3000 ईस्वी से लेकर 6000 ईस्वी तक, ठीक है, 3000 से लेकर 6000 ईस्वी तक का, 600 ईस्वी तक का, सॉरी 3000 से लेकर 600 ईस्वी तक का काल जो है वह सिंधु एवं वैदिक सभ्यता काल से संबंधित है। इसके अध्ययन हेतु पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध है एवं पुरातात्विक साक्ष्यों का ही उपयोग हो पाता है। वैदिक साहित्य का इसका ये अपवाद है। तो इस प्रकार ये जो दूसरा कथन है ये गलत हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे भारतीय प्रागैतिहासिक के पिता कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो ये है आपके रॉबर्ट ब्रूस। भारतीय पाषाणकालीन संस्कृति का अनुसंधान सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, जब रॉबर्ट ब्रूस फूट ने, जो भारतीय प्रागैतिहासिक पिता कहे जाते हैं, मद्रास के निकट पल्लवरम नामक स्थान से पूरा पाषाण काल के एक हस्त कुठार की खोज की थी। तो चलिए नाम याद रखिए, हेरोडोटस जो आप थे वो पूरे इतिहास के वो हैं रचयिता, लेखक, और जो भी कर सकते हैं उनको पिता भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो भारतीय प्राग ऐतिहासिक के हैं तो ये हैं आपके रॉबर्ट ब्रूस फूट, याद रखिए, रॉबर्ट ब्रूस फूट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 100 अरब वर्ष यानी प्राचीन मानी जाती है, 100 अरब वर्ष प्राचीन मानी जाती है। दूसरा है, प्रागैतिहासिक काल को वैज्ञानिक शब्दावली में प्लाइस्टोसीन यानी अभी नूतन युग कहा गया है। कौन सा कथन इसमें सही है? सही बताना। यहाँ पर हमेशा देखिए सही पूछा है कि सही नहीं पूछा है, तो उसको सही। तो इसमें देखिए जो पहला है ये कथन गलत है और दूसरा ये सही है, तो केवल इसमें हो जाएगा 2। क्यों है? तो पृथ्वी की उत्पत्ति 4 अरब वर्ष प्राचीन मानी जाती है, 4 अरब वर्ष, न कि 100 अरब वर्ष। जीवों की उत्पत्ति बहुत बाद मानी गई है। मानव उत्पत्ति तो इस पृथ्वी पर लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व मानी जाती है। ज्ञानी मानव यानी कि होमोसेपियन का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ है। आदिकाल का प्रागैतिहासिक काल वैज्ञानिक शब्दावली में प्लाइस्टोसीन कहा जाता है, तो ये कथन सही है। तो इस प्रकार दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण क्वेश्चन है कि ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन है इसको यहाँ पे कथन, जिसको कहेंगे कथन, मानव सभ्यता के विकास में पाषाणों का बहुत महत्व रहा है, और जहाँ कारण है तो वहां पर लगा दीजिए तुरंत क्योंकि। जैसे यहाँ पर पढ़े आप, मानव सभ्यता के विकास में पाषाणों का बहुत महत्व रहा है क्योंकि सर्वप्रथम समस्त औजार, हथियार, आश्रय मानव ने पाषाणों से ही प्राप्त किए थे। तो इसमें देखिए ऐसे ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही है, और ए आर की सही स्पष्टीकरण करता है, नीचे ही ऑप्शन। और ए तथा आर दोनों सही लेकिन सही व्याख्या नहीं करता है। ए सत्य है, आर गलत है, ए सत्य है लेकिन आर सही है। तो इसमें आपका हो जाएगा
दोनों कथन सही है और इसका सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है? पूरा पाषाण काल 5 लाख से 8000 ईसा पूर्व, और मध्य पाषाण काल 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व, और नव पाषाण काल 4000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। तो कौन सा कथन सही है? 1 और 2, 1 और 3, तीसरे में है 2 और 3, या तीनों कथन सही है? तो कौन सा? तो इसमें हो जाएगा आपका तीनों कथन सही हो जाएंगे। तो जो पूरा पाषाण काल है 5 लाख से लेकर 8000 ईस्वी सही है, और मध्य पाषाण काल 8000 से लेकर 4000 तक ये भी सही है, और नव पाषाण काल 8000 से 1800 तक ये भी सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? आग का आविष्कार तो यह हुआ था पूरा पाषाण काल में। तो पूर्व पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। अगर पहिए का पूछेगा तो नव पाषाण काल, आग का पूरा पाषाण काल। चलिए, तो 6 का नंबर 6 है जो इसका ऑप्शन ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक ज्ञात पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया था? तो अब तो इसको याद होगा, सबको याद होगा किसको पालतू बनाया था, और अभी भी पालतू रहता है, बहुत वफादार रहता है। तो यह है कुत्ता। तो मनुष्य ने अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में जागृत हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था। कुत्ता देखिए आगे पीछे हमसे लगा रहता है, तो इसलिए कुत्ते को बना लिया। वो बहुत वफादार भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो यह किया था आपका तांबा का। तो मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन इसमें है। पहला कथन है, कृषि का आविष्कार मध्य पाषाण काल में हुआ था, और दूसरा है, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं एवं जौ थी। कौन सा कथन सही है? तो कृषि का आविष्कार मध्य पाषाण काल में हुआ था, इसमें डाउट है। देखिए इसमें केवल हो जाएगा आपका केवल 2। तो कृषि और पहिए दोनों का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था, न कि मध्य पाषाण काल में। नव पाषाण काल में हुआ था, और ये अपनाई गई थी गेहूं और जौ। तो ये सही है। तो इस प्रकार हो जाएगा केवल 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस स्थान से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? प्राचीनतम साक्ष्य तो ये आपके हैं कोलडेवा। इसमें सॉरी गलती है, ये कोलडेवा नहीं है, मेहरगढ़ है। देखिए यहाँ पर ये पूछा है कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, तो ये है मेहरगढ़। ठीक है, तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, और मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बोलन दर्रे के निकट है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, देखिए जैसे कि पाकिस्तान का ऐसे नक्शा है ना, वाला नक्शा है, तो यहाँ पर बलूचिस्तान है, तो यहाँ पर मेहरगढ़ है। ठीक है, यह वर्तमान में केट्टा कलात और सिब्बी नगरों के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस स्थान का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है? रंगपुर, बुर्ज होम, कोलडीवा या मेहरगढ़? तो देखिए इसका आंसर है मेहरगढ़, सॉरी कोलडीवा, गलत हो जा रहा है। ऑप्शन सी हो जाएगा कोलडीवा। तो कोलडीवा पुरातात्विक स्थल है। कोलडीवा भारत के उत्तर प्रदेश में एक पुरातात्विक स्थल है। यह ग्राम देवघाट के पास बेलन नदी की घाटियों में स्थित है। कोलडीवा पुरातात्विक स्थल का प्रमुख तथ्य है, जैसे कि यहाँ पर कोलडीवा में पुरातात्विक को चावल और कुछ खंडित हड्डियों को प्रमाण मिले हैं। कोलडीवा की 3 रेडियो कार्बन तिथियां लगभग 6500 ईसा पूर्व में पाए जाने वाले चावल की घरेलू किस्म के लिए शुरुआती प्रमाण प्रदान करती है, जो इसे दुनिया के किसी भी हिस्से में चावल का सबसे पुराना प्रमाण माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कथन और कारण क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आए तो इसको ध्यान से पढ़िए। कथन है, पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण संस्कृति की खोज हुई थी, क्योंकि भारत में मनु से संबंधित सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो आपका ये हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, और लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं कर रहा है। देखिए दोनों कथन सही है, लेकिन इससे इसे कोई मैच नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 है, तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। क्वेश्चन नंबर है आपका 13।
तो देखिए बागौर है, तो बागौर आपका हो जाएगा राजस्थान, और लंगनाज आपका हो जाएगा गुजरात में। चोपनी मांडो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, और आदमगढ़ ये है मध्य प्रदेश। तो इस प्रकार आपका हो जाएगा ये 3214 किसमें है, 321 ऑप्शन नंबर बी में है, 3214। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार के बने थे, किसके बने थे, लकड़ी, पत्थर, तांबा, अस्थि, किसके बने थे, तो ये बने थे पत्थर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पूरा पसार कालीन औजारों की खोज की थी, किसने किया था, तो यह है रॉबर्ट ब्रूस फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे प्राचीन नगर था, मोहनजोदड़ो, इनाम गांव, मेहरगढ़ या काशी, तो काशी है, तो इधर ये है मोहनजोदड़ो, यहीं पर सबसे बड़ा स्नानागार पाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से कपड़े की छपाई के अवशेष प्राप्त हुए, कपड़े की छपाई, तो देखिए ये झखेड़ा, कोलडीवा, नेवासा, और ऑप्शन डी है अंतरजी खेड़ा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी इसका, अंतरजी खेड़ा। तो अंतरजी खेड़ा कपड़े की छपाई के अवशेष मिले, और देखिए 3 नाम दिए गए हैं ना, तो जैसे जखेड़ा है तो जखेड़ा में लोहे का हसिया, कुदाल, ताम, चूड़िया मिला है। कोलडियवा में, तो कोलडियवा में चावल का प्रथम साक्ष्य मिला है। नेवासा, तो यहाँ पे सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है। और अंतरजी खेड़ा, तो यहाँ पर कपड़े की छपाई के अवशेष मिले हैं। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में पूरा पसार काल में जीव जिनसे मानव परिचित है, बंदर, मछली, हाथी, किससे परिचित किससे परिचित थे, तो ये सभी लोगों से परिचित थे, बंदर, मछली, हाथी से सब जानते थे पूरा पसार काल में। और इसके साथ साथ में बंदर, हिरण, बकरी, भैंस, गाय, बैल, नीलगाय, सुअर, बारहसिंगा, गैंडा, हाथी, ये सभी को जानते थे। मानव कछुओं, इस काल में मानव कछुओं एवं मछलियों से भी परिचित थे, फलों, पुष्पों, और कंदमूल से भी परिचित हो गए थे इस टाइम तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है नियोलिथिक शब्द का प्रयोग, सर्वप्रथम प्रयोग सर जॉन लुबाक ने किया था। और दूसरा कथन है संपूर्ण विश्व की तुलना में भारतीय उपमहाद्वीप में नवपसार काल की विशेषताएं सर्वप्रथम दृष्टिगोचर होती हैं। कौन सा इसमें कथन सही है, तो इसमें देखिए ये पहला कथन सही है, लेकिन दूसरा गलत है, तो इसमें हो जाएगा केवल एक। ठीक है, देखिए यहाँ पर नवपसार काल का, जिसे इस काल का आधारभूत तत्व खाद्य उत्पादन तथा पशुओं को पालतू बनाए जाने की जानकारी का विकास है। नियोलिथिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सर जॉन लुबाक, ये है ना सर लुबाक, तो ये 1865 ईस्वी में किया था। नवपसार काल की अगर लिखित महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, कृषि कार्य का प्रारंभ, पशुपालन का विकास, पत्थर के औजारों का घर्षित एवं पालिशदार उपकरणों का निर्माण तथा ग्राम समुदाय का प्रारंभ। ठीक है, और इसमें विश्व स्तरीय संदर्भ में नवपसार युग की शुरुआत लगभग 9000 ईसा पूर्व में मानी जाती है, परंतु भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य मिलता है, और यह लगभग 7000 ईसा पूर्व पुराना है। तो इस प्रकार ये दूसरा वाला कथन गलत हो जाएगा और पहला सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, नवपसार कालीन स्थल गुफक राल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस जगह के अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि यहाँ के लोग कृषि तथा पशुपालन करते थे। और दूसरा कथन है, औजारों के रूप में यहाँ के लोग पालिशदार पत्थरों और जानवरों की हड्डियों का प्रयोग करते थे। कौन सा कथन इसमें सही है, केवल एक, केवल दो, एक या दो, या कोई नहीं, तो ये हो जाएगा दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 आता है, अभी तक प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर सिंधु सभ्यता के निवासी निम्नलिखित में से किस एक पशु से परिचित नहीं थे, किससे परिचित नहीं थे, शेर, हाथी, चीता, हिरन, तो ये आपका हो जाएंगे शेर से परिचित नहीं थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित विश्व की सबसे पुरानी शहरी सभ्यताओं में से एक थी। शहरी थी, नगरी, ग्रामीण नहीं थी। तो इसमें भेड़, बकरी, कुबड़ और कुबड़ रहित बैल, भैंस, जंगली सुअर, कुत्ता, बिल्ली, सुअर बार बार बोल रहा हूँ, मुर्गी, हिरण, कछुआ, हाथी,
ऊंट, गैंडा, बाघ सबसे ज्यादा शेर से नहीं परिचित है। ठीक है, याद करिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। सिंधु सभ्यता के निवासियों द्वारा आयातित वस्तुएं एवं संबंधित स्थान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? आयातित वस्तुएं स्थान, देखिए सोना आयातित वस्तुएं अफगानिस्तान से, तांबा खेतड़ी और कीमती पत्थर हरियाणा। कौन सा कथन सही है इसमें? तो इसमें देखिए सोना अफगानिस्तान से सही है, तांबा खेतड़ी सही है, कीमती पत्थर जो है, कीमती पत्थर ये हरियाणा से नहीं बल्कि बलूचिस्तान राजस्थान से मंगाते थे। ठीक है, तो ये तीसरा वाला हो जाएगा गलत। तो ऑप्शन इसमें लगाइए 1 और 2, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? हड़प्पा सभ्यता से, ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता से देखिए कुतासी है और हुलास भी है, सिनौली भी है, मेहरगढ़ नहीं है। तो आपका देखिए मेहरगढ़ जो है यह सिंधु नदी घाटी के पश्चिम में बलूचिस्तान पाकिस्तान के कच्ची मैदान पर बोलन पास के पास स्थित एक नौ पसार स्थल है। यह उत्तर पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले ज्ञात नौ पसार स्थल है जिसमें खेती, गेहूं और जौ, पशुचारण, मवेशी, भेड़ और बकरियां और धातु कर्म के प्रारंभिक प्रमाण है। तो इसके पहले भी कुछ ऑप्शन दिए गए जैसे ये कुतांसी। तो गुजरात के राजकोट जिले में स्थित इस पूरा स्थल का उत्खनन M.K. धावलीकर, M.R.R. रावल तथा बाई M. चीतलवास ने कराया था। यहाँ से विकसित करवाया था। यहाँ से विकसित तथा उत्तर हड़प्पा कालीन स्तर प्रकाश में आए हैं। और फिर दूसरा क्या है, ये हुलास। हुलास के बारे में जानिए कि ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के हुलास की खुदाई से उत्तरकालीन हड़प्पा सभ्यता से मिलते जुलते कुछ मृदभांड पाए गए हैं। यहाँ से कांचली मिट्टी के मनके, चूड़ियां, ठिकरे और खिलौने, गाड़ी के अलावा सैंधव लिपि की एक ठप्पा भी मिला है यहाँ से। और उसके बाद है सिनौली। सिनौली है यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत यानी जो मेरठ में है जिले में स्थित है। सिनौली गांव से हड़प्पा कालीन यहाँ पे समाधान प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 है। सिंधु सभ्यता के निवासियों द्वारा आयातित वस्तुएं एवं संबंधित स्थान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? आयातित वस्तुएं और स्थान, चांदी मेसोपोटामिया, फिरोजा ईरान, लाजवर्द मणि ये है बजखान। कौन सा कथन इसमें सही बताना है? ठीक है, तो आपका हो जाएगा इसमें चांदी मेसो ये सही है, और फिरोजा ये ईरान से भी सही है, लाजवर्द मणि ये भी सही है। तो ये तीनों के तीनों कथन सही हो जाएंगे। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर 25 आता है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? तो यह है धौलावीरा। धौलावीरा जो है बहुत इसमें चर्चे में था अभी पिछले साल ही। तो ये धौलावीरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं यहाँ पर। पहला कथन है इस काल में स्त्री और पुरुषों की वेशभूषा लगभग समान हुआ करती थी। दूसरा कथन है यहाँ समाज के विभिन्न वर्गों की 4 श्रेणियां हुआ करती थी। कौन सा कथन सही है? तो ये दोनों के दोनों कथन सही है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 27। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है इस काल में अस्थियों का प्रयोग आभूषण बनाने में भी किया जाता था। दूसरा कथन है इस समाज में पुरुष वर्ग आभूषण धारण नहीं करता था। कौन सा कथन सही है इसमें? तो ये आपका हो जाएगा केवल दो, जो केवल दो है ये कथन सही है। इस काल में अस्थियों का प्रयोग आभूषण बनाने में किया जाता था, ये कथन गलत है। और दूसरा है इस समाज में पुरुष वर्ग आभूषण धारण नहीं करता था, तो ये सही है। तो ये 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, केवल दो। अब आता है क्वेश्चन नंबर 28। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? याद रखिए यहाँ पर नहीं पूछा है। तो चंद्रहुदड़ो है, मोहनजोदड़ो है, रोपड़, कोटदीज। ये रोपड़ नहीं है। ठीक है, रोपड़ सतलज नदी के पास है। कोटदीज ये सिंधु नदी है और मोहन ये सभी सिंधु नदी, खाली रोपड़ जो है ये सतलज नदी है। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इस काल में घरों में उपयोग किए जाने वाले बर्तन का कांसे के बने होने का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। दूसरा है ये केवल कच्ची मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे। इसमें से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 29। तो इसमें है न तो पहला और न ही दूसरा, मतलब दोनों के दोनों कथन गलत है। क्यों गलत है? तो यहाँ घरों में उपयोग किए जाने वाले बर्तन आदि सामग्रियों के लिए तांबे, कांसे, मिट्टी के लकड़ी का उपयोग किया जाता था।
और है मिट्टी की वस्तुओं का पकाकर उपयोग में लाया जाता था और उन पर पालिश और चित्रकारी की जाती थी और उन्हें विभिन्न धातुओं का भी ज्ञान था, जैसे सोना, चांदी, तांबा, कांसा, टीना, असीसा आदि, ये सभी ज्ञान भी था। तो ये दोनों के दोनों कथन हो जाएंगे गलत। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 है, सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस काल के लोग बैलगाड़ियों से परिचित थे और दूसरा है, इस काल के लोगों को मानवीय चिकित्सा का भी ज्ञान था। कौन सा कथन सही हो जाएगा इसमें? ये जगह दोनों के दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 आता है, सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस काल में धातु मुद्रा का प्रयोग भी होता था। दूसरा है, दजला फरात नदियों की भूमि वाले क्षेत्र से हड़प्पा वासियों के वाणिज्यिक संबंध थे। कौन सा कथन सही है? इसमें सही बताना है कौन सा कथन सही है। तो ये हो जाएगा इसमें दलता फरात नदियों की वाली भूमि हड़प्पा, ये सही है। और ये काल धातु मुद्रा का प्रयोग करते थे, ये गलत है, धातु मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था। तो केवल 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32 आता है, निम्नलिखित पुरा स्थलों पर विचार कीजिए। देसलपुर, कुतांसी, अलीमुराद और खरवी। इसमें बताना है कौन सा पूरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। तो ये केवल 2, 3, 1, 2, 3, 4, केवल 1, 3, 4 और केवल 1 और 3। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 3, 4, चारों के चारों संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, सिंधु सभ्यता से संबंधित पूरा स्थल सिनौली अवस्थित है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में। सिनौली उत्तर प्रदेश है, तो ये उत्तर प्रदेश में ही है। आगे क्या पढ़ना है, सिनौली जानते हैं उत्तर प्रदेश में है। तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिनौली है, मेरठ के पास में। अब है क्वेश्चन नंबर 34, सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है। पहला कथन है, अधिकांश विद्वानों के अनुसार यहाँ लेखन हेतु चित्राक्षर लिपि का प्रयोग होता था, जो संभवतः दाएं से बाएं लिखी जाती थी। और दूसरा कथन है, तमाम सरकारी और गैर सरकारी प्रयासों के बावजूद सैंधव लिपि को अभी तक संतोषजनक और सर्वमान्य ढंग से पढ़ा नहीं जा सका है। कौन सा कथन सही इसमें है? तो ये हो जाएगा दोनों के दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस सभ्यता के लोग बुनने कातने की कला से परिचित थे और दूसरा है, यहाँ के निवासी मूर्ति कला एवं नृत्य कला से परिचित थे। तो ये इसमें से कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा आपका दोनों के दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन हो जाएंगे आपके ऑप्शन ए, दोनों के दोनों कथन सही है। 36 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन और कारण क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुहरें पकी हुई मिट्टी तथा पत्थर की हुआ करती थी क्योंकि इनका उपयोग सिक्के के रूप में होता था। कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा आपका इन सिक्के के रूप में होता था, ये कथन गलत कहा गया है। तो आर गलत, ए हो जाएगा सही और आर गलत, ऑप्शन नंबर सी। 37 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की देन माना जाता है दशमलव पद्धति पर आधारित मापतौल प्रणाली, नगर नियोजन और नालियों की व्यवस्था, बहुफसली कृषि व्यवस्था। कौन सा कथन सही है इसमें? तो ये तीनों के तीनों कथन सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन हो जाएंगे बी। तो देखिए यहाँ पर दशमलव पद्धति पर आधारित मापतौल प्रणाली थी, नगर नियोजन, नालियों की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, जैसे चौकोर नालियां की व्यवस्था होती थी, और बहुफसली कृषि व्यवस्था भी थी। मुहरों का उपयोग होता था, पशुओं का धार्मिक महत्व था और आंतरिक और बाहरी व्यापार भी होता था। बहुदेववाद का प्रचलन, मातृ देवी की पूजा, शिव पूजा, वृक्ष पूजा, ये सभी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 38 नंबर, कथन और कारण क्वेश्चन है। कथन है, सिंधु घाटी सभ्यता प्रमुखता से एक लौकिक सभ्यता माना जाता है क्योंकि यहाँ धार्मिक तत्व उपस्थित थे किंतु वे वर्चस्वशाली नहीं थे। कौन सा इसमें कथन सही हो जाएगा? तो ये है दोनों कथन सही है और इसका स्पष्टीकरण लेकिन सही नहीं कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका कथन ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39 आता है, यहाँ पर गलती हुआ है, 1 मिनट, स्पष्टीकरण भी सही कर रहा है। तो यहाँ पे इसका देखिए, यहाँ पे धार्मिक तत्व उपस्थित थे किंतु वे वर्चस्वशाली नहीं थे, तो इसलिए इसका स्पष्टीकरण सही रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन ए बता दिया था, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 39 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। पहला कथन है, इस सभ्यता से संबंधित मनका बनाने वाली फैक्ट्री का कार्यस्थल चंद्रहुदड़ो और लोथल से उद्घाटित हुए हैं। और दूसरा कथन है, प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर संभवतः यहाँ धातु के मनके प्रयोग नहीं किए जाते हैं। कौन सा कथन सही है इसमें? तो ये हो जाएगा आपका
केवल एक सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्यों केवल एक सही है? तो इसको देखिए, ये मनके जो है, मनका बनाने वाले, तो मनके जो है इसको बीड बोलते हैं, BEAD, अंग्रेजी का बीड। ये हड़प्पा सभ्यता के लोग सॉरी, हड़प्पा सभ्यता के लोग गोमेद, फिरोजा, लाल पत्थर और सेल खड़ी जैसे बहुमूल्य एवं अर्ध कीमती पत्थरों से बने अति सुंदर मनके का प्रयोग करते थे। मनका बनाने वाली फैक्ट्री का कार्यस्थल चंदहुदड़ो और लोथल से उद्घटित हुए। यहाँ सोने और चांदी के मनके भी पाए गए हैं। गहनों का ढेर मोहनजोदड़ो में भी पाया गया है और इसमें सोने के मनके और अन्य आभूषण भी शामिल हैं। तो यहाँ पर देखिए, संभवतः ये धातु के मनके प्रयोग नहीं किए जाते, तो ये कथन हो जाता है गलत, इसलिए हो गया केवल एक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 39 का। अब आता है कथन और कारण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 का। कथन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मूर्ति कला, नृत्य कला से परिचित थे, क्योंकि यहाँ से कई नृत्य अवस्था में मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। तो ये है आपका ए और आर दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी सही कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। आर्यों को वैदिक संस्कृति के संस्थापक माना जाता है, और दूसरा है आर्य शब्द का अर्थ विजेता होता है। कौन सा कथन सही है इसमें? तो ये हो जाएगा आपका कथन, इसमें एक सही है, तो केवल हो जाएगा एक। क्यों सही है? तो वैदिक संस्कृति के संस्थापक आर्य तो थे, लेकिन आर्य शब्द का अर्थ विजेता नहीं बल्कि श्रेष्ठ, यहाँ विजेता लिखा है ना, बल्कि श्रेष्ठ होता है, उत्तम, अभिजात, कुलीन, उत्कृष्ट, विजेता नहीं होता, तो ये हो जाएगा गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। ऋग्वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक संहिता इस काल की जानकारी का एकमात्र साहित्यिक स्रोत है। सिंधु सभ्यता के विपरीत वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। कौन सा कथन सही है इसमें? तो ये हो जाएगा आपका दोनों के दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर। आर्यों का आरंभिक जीवन यहाँ पे डैश पर आधारित था। पशुचरण, कृषि, शिल्प, व्यवसाय किस पे आधारित था? तो ये था पशुचरण पे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब फिर से ये क्वेश्चन कथन और कारण क्वेश्चन है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इससे घबराइए नहीं, बल्कि इसको सॉल्व करने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। कथन है, संभवतः वैदिक आर्य ईरान से होकर भारत में आए थे, क्योंकि बोगज कोई एशिया माइनर के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं का उल्लेख मिलता है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? ए और आर दोनों सही है, सही व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है, या ये सही है आर गलत है, या ये सही है ये गलत है आर सही है। तो इसमें आपका हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर ए, ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर सी होगा। बार बार कंफ्यूजन हो जा रहा है यहाँ पर, ऐसे नहीं वाले में स्पष्टीकरण इसका सही कर रहा है। एशिया माइनर के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं का उल्लेख मिलता है, तो ये सही बात है, इसका सही है कि ए और आर दोनों सही है, और ए की सही व्याख्या भी कर रहा है यार, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। यह भारत की ही नहीं संपूर्ण विश्व की प्राचीनतम रचना है और इसकी तिथि 1500 से 1000 ईसा पूर्व मानी जाती है। कौन सा उपयुक्त वर्णन है? सही है, ऋग्वेद का, सामवेद का, यजुर्वेद का या जैन अष्टवेद का? तो ये आपका हो जाएगा ऋग्वेद का, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1500 से 1000 ईस्वी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 46 आता है। ऋग्वैदिक कालीन संस्था विदग्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह एक प्रमुख राजनीतिक संस्था थी जिसका महत्वपूर्ण कार्य राजा का चुनाव करना था। दूसरा है, इसमें स्त्री एवं पुरुष दोनों सम्मिलित होते थे। कौन सा कथन सही है? तो ये आपका हो जाएगा केवल दो सही है। ऋग्वैदिक सभा में देखिए, यहाँ पर ऋग्वैदिक सभा में समिति, विदत और गण जैसी प्रशासनिक संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। समिति का महत्वपूर्ण कार्य राजा का चुनाव करना था। समिति का प्रधान ईशान या पति कहलाता था। विदत में स्त्री एवं पुरुषों दोनों सम्मिलित होते थे। नव वधुओं का स्वागत, धार्मिक अनुष्ठान आदि सामाजिक कार्य विदत में होते थे। सभा श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी। समिति आम प्रतिनिधि सभा भी एवं विदत सबसे प्राचीन संस्था थी। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार उल्लेख विदत 122 बार हुआ है, तो ये इसमें केवल दो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेद और ईरानी ग्रंथ जेंद अवस्था में समानता पाई जाती है। और दूसरा कथन है, ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण होते और ऋषियों द्वारा किया जाता है। एक मिनट,
हाँ ठीक है, तब उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन यहाँ पे इसको सही बताना है? केवल एक, या एक और दो दोनों है, या केवल दो है, या एक और दो, या कोई नहीं है, या केवल एक है। तो आपका ये कथन हो जाएगा एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? स्त्री, पुरुष, सॉरी, पुत्री, पत्नी, माता या गाय? अघन्य, अघन्य शब्द अगर आपने पढ़ा होगा तो अघन्य शब्द का बार बार प्रयोग उसमें हुआ होगा। तो ये होता था गाय के लिए, बहुत पवित्र माना जाता था। पवित्र माना जाता था ऋग्वेद में? नहीं नहीं, वो तो वैदिक काल में माना जाता था। ऋग्वेद में गाय के लिए अघन्य वध योग्य नहीं था शब्द का प्रयोग होता था। और गाय वैदिक में जो आर्य था, आर्य वाले में समय में तो लोग गाय को एकदम मानते थे। गाय गाय के लिए तो बहुत सारा कानून बनाया गया था उस समय। चलिए, तो इसमें इसका आंसर 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गाय। ओके, क्वेश्चन नंबर 49 है, सर्वप्रथम चार वर्णों के नामों का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? किस मंडल में मिलता है? तो ये मिलता है आपके 10वें मंडल में। 10वें मंडल का 90 संख्यक सूक्त पुरुष कहलाता था, अब क्योंकि इसका देवता पुरुष है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। बोगज कोई एशिया माइनर अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के किस यानी किन देवताओं का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है इंद्र, वरुण, नासस्य, मित्र। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4, चारों सही है। अब आता है सूची 1 को सूची 2 से मिलाने वाला क्वेश्चन। सॉरी, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कौन सा इसमें मिलना है, कौन सा मिलान है? देखिए यहाँ पर है इसके, तो मिलाते हैं हम लोग, संबंधित विद्वान है इनसे। है मध्य एशिया बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, तो ये आपके हो जाएंगे मैक्स मूलर। कहीं है मैक्स मूलर, हाँ ऑप्शन 3 में है मैक्स मूलर। ठीक है, उत्तरी ध्रुव आपके हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक, उत्तरी ध्रुव। और सप्त सैंधव प्रदेश, तो ये हो जाएंगे डॉक्टर अविनाश चंद्र। और तिब्बत, तो ये हो जाएंगे दयानंद सरस्वती। तो इस प्रकार आपका हो जाएगा 3 1 2 4। 3 1 2 4 किसमें है? 3 1 2 ऑप्शन नंबर ए ही में तो है, ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलाने वाला क्वेश्चन है। चलिए फटाफट मिलाते हैं। दक्षिणी रूस आपका है प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड। ब्रह्मर्षि देश, ये आपके हो जाएंगे गंगानाथ झा। डेन्यूब नदी घाटी, तो डेन्यूब नदी घाटी है गाइल्स महोदय। और जर्मनी के मैदानी भाग, ये प्रोफेसर पेंका हो जाएंगे। तो इस प्रकार हो गया आपका 3 2 1 4। 3 2 1 4 ऑप्शन नंबर बी में है। 53 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के लिए प्रयुक्त सप्त सैंधव क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? सरस्वती, रावी, झेलम, गंगा। गंगा नदी का तो कोई उल्लेख ही नहीं था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी लगा देंगे सबसे। सरस्वती, रावी, झेलम सभी हैं, बस गंगा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54 है, प्राचीन भारत में किस नदी को देवी माता या देवी तमा या मातेत तमा एवं नदी तमा भी कहा जाता था? तो ये कहा जाता था आपका सरस्वती को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्य हिमालय पर्वत से परिचित थे। दूसरा है ऋग्वेद में यमुना नदी की कोई उल्लेख नहीं मिलता है। कौन सा कथन इसमें सही है? ये हो जाएगा आपका केवल एक सही है। क्यों? तो ऋग्वेदिक में हिमालय पर्वत एवं उसकी चोटी मुजवंत का भी उल्लेख किया गया है, जिसका अर्थ है आर्य इससे परिचित थे। लेकिन जो दूसरा कथन है, इसमें ऋग्वेद में गंगा नदी का एक बार जबकि यमुना नदी का 3 बार उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे लिखा है नहीं किया गया, तो इस प्रकार ये हो जाएगा गलत। तो केवल एक सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 55 का। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन आता है, यहाँ पर है, वैदिक ऋचाओं से पता चलता है कि वैदिक कालीन लोग देवताओं से है पशुओं की है वृद्धि के लिए प्रार्थना करते थे, क्योंकि वैदिक काल में पशुधन चल संपत्ति का आधार था। तो ये तो सही बोल रहा है, तो इसका स्पष्टीकरण भी सही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका। दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। वैदिक कालीन निम्नलिखित संस्कारों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अन्नप्राशन, नामकरण, उपनयन या और विवाह। तो देखिए सबसे लास्ट में विवाह को रखिए। विवाह देखिए इसमें 4 4 4 सभी तो विवाह है। तो ये हो जाएगा आपका नामकरण पहले होगा, और फिर अन्नप्राशन हो जाएगा,
उसके बाद उपनयन, फिर विवाह हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला इसमें जो संस्कार होते हैं, 16 संस्कार होते हैं ना, तो संस्कार में सबसे पहला गर्भाधान, दूसरा पुष्पवंत, तीसरा है सीमांतोन्नयन, फिर है जात कर्म, फिर नामकरण, फिर निष्क्रमण, फिर अन्नप्राशन, फिर चूड़ाकर्म, कर्ण वेद, विद्या आरंभ, उपनयन, वेदारंभ और केशांत या गोदान, और फिर समावर्तन, फिर विवाह, और सबसे लास्ट में अंत्येष्टि यानी अंतिम संस्कार उसको बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे विवाह के बताना है, विवाह के प्रकार, उसकी विशेषताएं के बारे में। तो देखिए यहाँ पर मिलान करने वाला क्वेश्चन है, इसको मिलाते हैं। ब्रह्म विवाह में होता था कि ब्रह्म विवाह में कन्या के वयस्क होने पर, तो देखिए यहाँ पर कन्या के वयस्क होने पर उसका पिता, उसके माता पिता द्वारा योग्य वर खोज कर उससे अपनी कन्या का विवाह करते थे। ये ब्रह्म विवाह, ये अभी भी प्रचलित में है। ठीक है, उसके बाद दैव विवाह, तो दैव विवाह में यज्ञ होता था, यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह, यज्ञ करने वाले पुरोहित मतलब पंडित। और फिर आर्ष विवाह, तो ये कन्या के पिता जो हैं, कन्या के पिता यज्ञ कार्य हेतु अथवा 2 गाय के बदले में अपनी कन्या को विवाह करना होता था, तो ये है आपका आर्ष विवाह। उसके बाद प्रजापत्य विवाह, तो प्रजापत्य विवाह हो जाएगा वर द्वारा स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांगकर विवाह कर लेना, प्रजापत्य विवाह। तो इस प्रकार देखिए इसका आपका हो जाएगा 3214, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। इस काल में राजा का पद वंशानुगत हो गया था। और दूसरा है, यद्यपि राजा की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत वैदिक साहित्य उल्लेखित नहीं है। कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपका हो जाएगा केवल एक सही है। राजा की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण से मिलता है और उत्तर वैदिक काल में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था और सशक्त हो गई। इस काल में राजा का पद वंशानुगत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। सामवेद के संदर्भ में कथनों में विचार कीजिए। देखिए सामवेद जहाँ है ना, तो वहाँ संगीत के बारे में बताता है। तो देखिए यहाँ पे संगीत शास्त्र है ना, यह संगीत शास्त्र की सबसे प्राचीन पुस्तक है और इस पाठ उद्गाता नामक पुरोहित करते हैं। दूसरा है, यह चारों वेदों में आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा है। और तीसरा है, जैमिनीय इस संहिता की एक उपशाखा है। कौन सा कथन सही है? पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है और तीसरा सही है। तो 1 और 3 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। उत्तर वैदिक काल में पंचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था। और दूसरा कथन है, सर्वप्रथम जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का विवरण मिलता है। कौन सा इसमें कथन सही होगा? तो इसमें आपका हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वेद में अधिकांशतः यज्ञों और हवनों के नियम और विधान हैं। यह वेद गद्य और पद्य दोनों शैलियों में लिखा गया है। वर्णित उपर्युक्त वर्णित वैदिक संहिता है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो ये आपका हो जाएगा यजुर्वेद। 63 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूत है, भागदूत है, पालागल है और अच्छा वाप है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, जिसे इसमें वैदिक कालीन अधिकारी और उनके कार्य को बताना है। तो आपका ये हो जाएगा सूत हो जाता है राजा का सारथी, और भागदूत आपका हो जाएगा कर संग्रह करता। पालागल ये है विदूषक, और अच्छा वाप तो ये हो जाएगा पासे के खेल में राजा का सहयोगी। तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा बी। और भी उसमें कुछ होते हैं, जैसे कि सेनानी को सेनापति बोलते हैं, सूत को राजा का सारथी, ग्रामणी को गांव का मुखिया, और भागदूत को कर संग्रह करता, संग्रहिता को कोषाध्यक्ष, छता को प्रतिहारी, गोविंद कर्तन को जंगल का विभाग का प्रधान बोलते थे, और पालागल को विदूषक में है ही, महिषी को मुख्य रानी, और पुरोहित को धार्मिक कृत्य करने वाला, युवराज को राजकुमार, और अच्छा वाप को पासे से खेलने वाला सहयोगी, जो कि इसमें दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। अथर्ववेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। पहला कथन है, इस वेद में देवताओं की स्तुति के साथ जादू, चमत्कार, चिकित्सा, विज्ञान और दर्शन के भी मंत्र हैं।
दूसरा है इसमें ऋग्वेद की उच्च ऋचाओं को सम्मिलित किया गया है। तीसरा है इसमें मानव जीवन को सुखी और दुख रहित बनाने के लिए किए जाने वाले अनुष्ठानों का उल्लेख मिलता है। कौन सा कथन सही है? 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3, 1 और 2, 3, तीनों हो जाएंगे सही, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फटाफट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। ऋग्वैदिक काल में देवी उपासना गौड़ थी, किंतु उत्तर वैदिक काल में देवी को शक्ति के रूप में परिकल्पित किया गया था। दूसरा कथन है, उत्तर वैदिक कालीन साहित्य बृहद स्तर पर पशु पूजा की पुष्टि करता था। कौन सा कथन इसमें सही नहीं है? देखिए यहाँ पर आया ना, कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका कथन जो 2 है ये सही नहीं है। पशुपति पुष्टि का करता था वैदिक कालीन में, तो पहला गलत है, पहला सही है, दूसरा गलत है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लगाना है, क्योंकि सही नहीं है तो ऑप्शन केवल 2 लगाएंगे। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 66। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों के अस्तित्व का उल्लेख प्राप्त है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से, जैन धर्म से, भगवती सूत्र से। कौन सा कथन सही है इसमें है? तो ये है दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 67 है, तमिल ग्रंथ शिल्पादिकारम में 3 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है। निम्नलिखित में से कौन उसमें सम्मिलित नहीं है? मगध, वत्स, अवंती, अस्मक। तो ये आपका हो जाएगा अस्मक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, महाजनपदों का विस्तार पश्चिमोत्तर सीमावर्ती क्षेत्र से लेकर पूर्व में बिहार तक एवं हिंदूकुश से लेकर दक्षिण में गोदावरी तक था। दूसरा कथन है, पोडस महाजनपदों में अधिकांश गणतांत्रिक थे। कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा आपका केवल एक सही है, दूसरा वाला है गलत। देखिए यहाँ पर जो पोडस महाजनपदों में 14 राजतंत्रात्मक व 2 गणतंत्रात्मक वज्जी संघ मल्ल थे, ये अधिकांश नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 69 आता है, प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, महाजनपदों में अधिकांश महाजनपद गंगा घाटी में स्थित थे। और दूसरा कथन है, अधिकांश महाजनपदों की भौतिक पृष्ठभूमि उत्तरी काले पालीदार मृदभांड संस्कृति से संबंधित है। कौन सा कथन सही है? इसमें दोनों कथन सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब आता है नेक्स्ट, जो कि 70 नंबर है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, महाजनपद और आधुनिक क्षेत्र बताना है। ठीक है, तो अब देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उनके कौन से आधुनिक क्षेत्र इसमें कहाँ पर हैं। तो ये हो जाएगा अंग, ये आपका बिहार में पड़ता है, तो यह है भागलपुर व मुंगेर जिला में। मगध हो जाएगा आपका पटना, गया, नालंदा जिला में, जो कि बिहार में है। वज्जी भी बिहार में है, तो ये मुजफ्फरपुर, वैशाली जिला में है। और काशी ये बनारस में, उत्तर प्रदेश, वाराणसी। ठीक है, तो इस प्रकार हो जाएगा 3, 2, 1, 4, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद उत्तर प्रदेश के देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर व कुशीनगर जिले में विस्तृत था? वत्स, कौशल, मल्ल, कुरु। तो ये हो जाएगा आपका मल्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, वैसे ही सेम क्वेश्चन है महाजनपद का। क्वेश्चन नंबर 72। तो देखिए यहाँ पर मिलाते हैं। पंचाल है रुहेलखंड क्षेत्र, पश्चिमी यूपी। सूरसेन आपका हो जाएगा ब्रजमंडल क्षेत्र, मथुरा, पश्चिमी यूपी। और मत्स्य, तो ये हो जाएगा जयपुर, अलवर, भरतपुर, राजस्थान। अवंती हो जाएगा मालवा क्षेत्र, मध्य प्रदेश। 3, 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर डी में है। फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलाने वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73। देखिए यहाँ पर चेदी जो है बुंदेलखंड क्षेत्र यूपी में है। अस्मक जो है दक्षिण भारत, गोदावरी नदी क्षेत्र है। गंधार ये पेशावर व रावलपिंडी पाकिस्तान, कश्मीर घाटी है। और कम्बोज ये है दक्षिण पश्चिम कश्मीर, राजौरी, हजारा, कपीसा, अफगानिस्तान। तो 1, 2, 3, 4 लगा हुआ है, देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? महाजनपद और राजधानी, काशी का अयोध्या। देखिए काशी का अयोध्या नहीं बल्कि वाराणसी है, पहले ही मिल गया, तो ये गलत। बाकी कोसल है श्रावस्ती, अंग चंपा है, मगध राजगिरी है। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने वाला। महाजनपद और राजधानी, देखिए बहुत अच्छे से बता दिया गया, तो इसको पूरा रट लीजिए, पूरा याद कर लीजिए। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने वाला क्वेश्चन है। वज्जी आपका है वैशाली। मल्ल हो जाएगा कुशीनगर। चेदी या चेती ये हो जाएगा सोथिवती। वस हो जाएगा कौशाम्बी। 3, 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर ए में है। 3, 1, 2, 4।
क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत में जैन धर्म को संरक्षण देने वाला राज्य था? गंग, कंदम, चालुक्य, राष्ट्रकूट। तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 चारों सही है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 77 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रकूट नरेश अमुक वर्ष जैन सन्यासी बन गया था। उसने रत्नमालिका नामक ग्रंथ की रचना की। कुषाण काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। कौन सा कथन सही है इसमें? तो ये हो जाएगा, दोनों के दोनों कथन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 78 है, जैन धर्म के किस व्रत का अर्थ संपत्ति इकट्ठा न करना है? अपरिग्रह, अस्तेय, अनर्थ दंड व्रत, प्रोष, घोपवास। तो ये हो जाएगा आपका अपरिग्रह। 79 नंबर क्वेश्चन है, कथन और कारण है। जैन धर्म सृष्टिवाद का विरोध करता है क्योंकि जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने नहीं किया है, बल्कि इसका निर्माण जीव तथा अजीव के सहयोग से एक सार्वभौमिक विधान द्वारा हुआ है। कौन सा कथन इसमें सही है? तो देखिए, ये ए तथा आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, जैन दर्शन के अनुसार जीव का पुद्गल कर्म से मुक्त हो जाना मोक्ष है। दूसरा है, जैन दर्शन के अनुसार कर्म फल से मुक्ति के लिए त्रिरत्न का अनुशीलन आवश्यक है। तो ये हो जाएगा, दोनों के दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 81 आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन धर्म की तत्व मीमांसा का सिद्धांत अनेकांतवाद तथा ज्ञान मीमांसा का सिद्धांत स्यादवाद कहलाता है। दूसरा है, जैन दर्शन में संलेखना शब्द का उपवास द्वारा प्राण त्याग के संदर्भ में आया। संलेखना, तो ये है आपका, दोनों कथन सही है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 82 नंबर क्वेश्चन है, जैन दर्शन से संबंधित आश्रव शब्द का अर्थ क्या है? कर्म का जीवन की ओर प्रवाह। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने वाला क्वेश्चन है। तो देखिए, यहाँ पर मति होता है इंद्रिय जनित ज्ञान। श्रुति हो जाएगा श्रवण ज्ञान। अवधि हो जाएगा दिव्य ज्ञान। कैवल्य ये हो जाएगा पूर्ण ज्ञान। तो ये ऑप्शन नंबर बी देखिए, 3 2 1 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 84 आता है, जैन दर्शन के अनुसार यह विश्व 6 द्रव्यों से मिलकर बना, जिससे सम्मिलित है जीव, पुद्गल, भौतिक तत्व, धर्म या अधर्म। कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो चारों के चारों है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। 85 देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने वाला क्वेश्चन है। श्री ऋषभनाथ, ये इनका प्रतीक बैल से है। अजितनाथ, तो ये हो जाएंगे हाथी से। संभवनाथ, ये हो जाएंगे अश्व से। सुमतिनाथ, ये हो जाएंगे चकवा से। तो है 3 1 2 4, ऑप्शन नंबर ए में है। 86 नंबर क्वेश्चन है, प्रतीत्य समुत्पाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, यह चार्वाक दर्शन का केंद्रीय सिद्धांत है। दूसरा है, इसके अनुसार जीवन और जगत की प्रत्येक घटना एवं कार्य कारण पर निर्भर करते हैं। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यह है, केवल 2 कथन सही है, पहला वाला गलत है, चार्वाक दर्शन का केंद्रीय सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 87 है, अनात्मवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, बौद्ध दर्शन में आत्मा संबंधी सिद्धांत को अनात्मवाद कहा गया है। और दूसरा है, इसके अनुसार आत्मा प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। कौन सा कथन सही है? पहला है, या एक और न ही एक न ही दो, या एक और दो दोनों, या केवल 2 सही है। तो ये आपका हो जाएगा, दोनों के दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन सी सही है। 88 नंबर क्वेश्चन है, माध्यमिक शून्यवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत है जो 2 अतिवादी विचारों के बीच का मार्ग है। यह महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसके प्रतिपादक मैत्रेय नाथ थे। कौन सा कथन सही है? तो देखिए, इसमें जो है न ही एक न ही 2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों गलत है? तो देखिए, मध्यम प्रतिपदा जो मध्यम मार्ग है, यह बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत है जो 2 अतिवादी विचारों के बीच का मार्ग है। बौद्ध धर्म अतिवादी धर्म नहीं है। उदाहरण, जीवन में अत्यधिक दुख भी नहीं तो अत्यधिक सुख भी नहीं होना चाहिए। और शून्यवाद का मतलब माध्यमिक शून्यवाद, यह महायान बौद्ध धर्म से संबंधित यह सिद्धांत नागार्जुन ने दिया था। और प्रत्येक घटना एवं कार्य
कारण पर निर्भर होने के कारण शून्य है, अर्थात उनका स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है। अयोगाचार विज्ञानवाद, ये मैत्रेय नाथ ने इसकी स्थापना की थी। असंग इसके विस्तारक थे। यह सिद्धांत महायान बौद्ध धर्म से संबंधित था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 89। महात्मा बुद्ध के संदर्भ में कौन सा कथन इसमें सम्मिलित करना है? तो गृह त्याग, गृह त्याग किसमें आता है? ये आता है महाभिनिष्क्रमण। ज्ञान प्राप्ति, तो ज्ञान प्राप्ति से निर्वाण। प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ। और शरीर त्याग महापरिनिर्वाण। 3, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन नंबर 90 है, ये भी मिलान करने वाला क्वेश्चन है। बौद्ध संगति और संबंधी प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो देखिए पहले इसको, ये प्रथम है आपका, प्रथम बौद्ध संगति ये हो जाएंगे अजात शत्रु, द्वितीय हो जाएगा कालाशोक, और तृतीय हो जाएगा अशोक, और चतुर्थ हो जाएगा कनिष्क। ऐसे याद करिए, अजात शत्रु, कालाशोक, फिर अशोक और फिर कनिष्क, ठीक है। अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, फिर कनिष्क। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी 3, 1, 2, 4। बौद्ध संगति और स्थान बताना अब जब राजा का नाम बता लिए तो अब स्थान ही बताइए, कौन करवाया था, तब स्थान बताना है। तो प्रथम हुआ था आपका राजगिरी में, और दूसरा द्वितीय हुआ था आपका वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र, चौथा हुआ था कुंडलवन। 3, 2, 1, 4 ऑप्शन नंबर डी है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। अध्यक्ष कौन अब है? अध्यक्ष को बताना है। प्रथम में अध्यक्ष थे महाकश्यप, द्वितीय में थे सर्वकामिनी, और तृतीय में थे मोगली पुत्र तीसरे, चतुर्थ में थे वासुमित्र। 3, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर ए। बौद्ध संगति के बौद्ध धर्म में स्थविर और महासंघिक नामक दो गुटों में विभाजित हो गया था। किसमें विभाजित हुआ था? तो ये हुआ था द्वितीय बौद्ध संगति में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के अनुयायी शासक और राज्य। तो ये देखिए, बिंबिसार मगध, प्रसेनजीत कौशल, भद्रिक शाक्य नरेश, और अवंती पुत्र सूरसेन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1, 2, 3, 4। सूची 1 को सूची 2 से मिलाने वाला क्वेश्चन है। गर्भाधान माता स्वप्न, तो ये हो जाएगा हाथी, और जन्म ये हो जाएगा कमल व सांड। गृह त्याग हो जाएगा अश्व, महाबोधि बोधि वृक्ष। तो इस प्रकार आपका हो जाएगा ये 3, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 96 आता है, निम्नलिखित पुरातात्विक साक्ष्यों पर विचार कीजिए। सम्राट अशोक के अभिलेख, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख, काली पालिश वाले मिद्ध भांड, और चांदी व तांबे के पंचमार्क सिक्के। उपयुक्त कथनों में से पुरातात्विक साक्ष्य प्राचीन मौर्य साम्राज्य से संबंधित हैं। कौन सा कथन सही है इसमें? तो चारों के चारों कथन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलाने वाला क्वेश्चन आया है, तो मिलाते हैं। कृति है और लेखक है। तो देखिए, मुद्रा राक्षस ये हो जाएंगे विशाखा दत्त, कथा सरित तरिसागर, तो ये हो जाएगा सोमदेव। बृहत कथा मंजरी, ये है बृहत कथा मंजरी। महाभाष्य पतंजलि, तो है ये 3, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर ए। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेगास्थनीज कृत इंडिका मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्रदान करने वाला प्रमुख स्रोत है। दूसरा है, सर्वप्रथम विलियम जोस ने सैंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की है। तो ये दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने मौर्य वंश की स्थापना मगध में की थी, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। दूसरा है, बौद्ध व जैन ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को वैश्य कहा गया। कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा, और केवल एक सही है, दूसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पुरातात्विक साक्ष्य मौर्य वंशी शासक चंद्रगुप्त मौर्य के बंगाल अभियान संबंधित है? तमिल ग्रंथ अहनानूर, तमिल ग्रंथ मुरनानूर, तो ये है महास्थान अभिलेख। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में श्रवण वेलगोला मैसूर जाकर उपवास द्वारा शरीर त्याग दिया था? किसने किया था? तो यह है चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 102 है, निम्नलिखित कथनों में से
सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण के संबंधित हैं पुष्यगुप्त, विष्णुगुप्त, तुषास्य और प्रणदत्त। तो ये हो जाएंगे आपके 1, 3, 4, यानी कि 2 नंबर जो विष्णुगुप्त है ये नहीं है संबंधित। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए, कथनों निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। दूसरा है स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया शासक एंटियोकस ने डायमेकस नामक अपना एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। कौन सा कथन सही है? ये हो जाएगा केवल एक सही है। दूसरा है नेक्स्ट है मौर्य शासक बिंदुसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें नहीं पे ध्यान दीजिएगा। पहला है वह चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था, सही है। जैन ग्रंथों में से उसे अमित्र घात भी कहा गया, तो ये गलत है, ये नहीं। उसने सीरिया के शासक के पास एक संदेश भेजकर शराब, मीठा अंजीर तथा एक दार्शनिक भेजने का आग्रह किया था, सही है। और फिर है वो आजीवन संप्रदाय का अनुयायी भी था, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है बी है हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 है निम्नलिखित में से किस अभिलेखों में मौर्य शासक अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया है? बब्रू अभिलेख, मास्की अभिलेख, निट्टूर अभिलेख। कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा केवल 2, यानी कि मास्की अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत के तमिल संगमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है संगम तमिल कवियों का सम्मेलन था और दूसरा है चेर शासकों द्वारा इन सम्मेलनों को शाही संरक्षण प्रदान किया गया था। कौन सा कथन सही है? तो ये है केवल एक सही है, ये कथन गलत है। नेक्स्ट है कथन और कारण क्वेश्चन है। कथन है आपका दूसरा तमिल संगम कपाटपुरम में आयोजित किया गया था क्योंकि इस संगम का कोई साहित्यिक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है, साहित्यिक उपलब्ध तो होगा ही, तो ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट है तोलक्कापियम ग्रंथ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके लेखक तोलक्कापियर है, यह व्याकरण से संबंधित एक ग्रंथ है। तीसरा है यह तृतीय तमिल संगम का उपबंध एकमात्र प्राचीनतम ग्रंथ है। कौन सा कथन सही है? यह 1 और 2 सही है, तीसरा वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा 10 कविताओं का संग्रह है जो कि तृतीय संगम का दूसरा संग्रह ग्रंथ है? तो यह हो जाएगा आपका पत्तुपातु। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को तमिल साहित्य का बाइबल अथवा पंचम वेद भी कहा जाता है? तो यह कहा जाता है तिरुक्कुरल को, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 111 है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सिलप्पादिकारम ये हो जाएगा इलांगो आदिगल और मणि मेखले ये हो जाएगा शीतलय सतनार और तीसरा है तोलकापियम तो ये हो जाएगा तोलकापियर और तिरकुर्रल तो ये हो जाएगा तिरुवल्लुवर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 ए। 112 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संगम कवि को पारी नामक चेर राजा ने संरक्षण दिया था? किसने दिया था? तो ये दिया था कपिलर ने, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 113 है निम्नलिखित में से किस तमिल कवि ने नंदो व मौर्यों का उल्लेख किया है? तमिल कवि तो ये हैं आपके मामूलनार। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को विवाह का ग्रंथ भी कहा जाता है? कलिथोकै, कुरिंजपातु, जीवक चिंतामणि या नच्चे लियर। देखिए बहुत नाम अजीब अजीब है लेकिन क्या करेंगे, याद करना ही पड़ेगा। ये हो जाएगा जीवक चिंतामणि, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कलिंग के शासक खारवेल के हाथी गुम्फा शिलालेख में तमिल राज्यों का उल्लेख है और दूसरा कथन है 8वीं सदी ईस्वी में इरैनयार अगप्पो रूल के भाष्य की भूमिका में तीनों संगमों का वर्णन किया गया है। कौन सा कथन सही है? केवल एक, नहीं 2। तो आपका ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर जो है 115 का डी, दोनों कथन सही है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाने वाला क्वेश्चन आ गया फिर से, तो मिलाते हैं इसको। हिंद यमन है डेमेट्रियस। कुषाण वंश ये कुजुल कटफिसेस। कंदम वंश ये मयूर शर्मन और गंगा वंश ये हो जाएगा कोंकणी वर्मा। तो 3, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 है
कथन है स्वात की घाटी में एक मंजूषा मिली है जिस पर हिंद यवन शासक मिनांडर का नाम खुदा है, क्योंकि हिंद यवन शासक मिनांडर के राज्य में अफगानिस्तान का कुछ भाग और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश सम्मिलित थे। कौन सा कथन सही इसमें है, या सही व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो ये हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी सही कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत पर यूनानियों के संपर्क के प्रभाव, सप्ताह के 7 दिनों में विभाजन एवं विभिन्न ग्रहों का नामकरण, नक्षत्रों को देखकर भविष्य बताने की कला और गंधार कला का विकास। कौन सा कथन इसमें सही होगा? तो ये तीनों के तीनों कथन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर से कथन और कारण क्वेश्चन आया है, तो कथन यहाँ पे कथन है, प्राचीन भारत में सातवाहन शासकों ने ब्राह्मणों और एवं बौद्ध भिक्षुओं को पहली शताब्दी ईसा पूर्व में कर मुक्ति भूमि प्रदान करने की प्रथा प्रारंभ की थी, क्योंकि महाराष्ट्र के नानाघाट अभिलेख में भूमि दान का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण मिलता है। तो ये हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 120 आता है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है इसमें। तो यहाँ पर होगा भांडागारिक ये कोषाध्यक्ष होता है, रज्जुक होता है राजस्व विभाग का प्रमुख, और पनी या घरक होता है जलापूर्ति अधिकारी, और कर्मांतिक होता है भवन निर्माण अधिकारी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 121 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, कुषाण वंश के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी के लिए हमें मुख्यतः चीनी स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। दूसरा कथन है, कुषाण शासकों ने सर्वप्रथम भारत में स्वर्ण सिक्के प्रचलित करवाए थे। इसमें कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 है, निम्नलिखित में से किसने 1915 ईस्वी में तक्षशिला की खुदाई करवाई थी? तक्षशिला की खुदाई, तो यह है जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 1915 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 123 है, कुजुल कड फिशेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वह भारत में कुषाण वंश का पहला विख्यात शासक था, और दूसरा है उसके राज्य में काबुल, गंधार, बक्ट्रिया, बलूचिस्तान आदि प्रदेश सम्मिलित थे। तो ये हो जाएगा आपका, दोनों कथन सही है तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, विम कर्ड फिशेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे भारत में कुषाण वंश का संस्थापक माना जाता है। दूसरा है, उसके सिक्कों से यह ज्ञात होता है कि वह शैव मत का अनुयायी था और उसने 78 ईस्वी से 110 ईस्वी तक शासन किया था। कौन सा कथन इसमें सही है? तो यह हो जाएगा, केवल 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 आता है, चलिए इसको फटाफट खत्म करते हैं। शक संवत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह भारत के आधिकारिक कैलेंडर है एवं यह अंग्रेजी कैलेंडर से 78 वर्ष आगे है। दूसरा है, कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने अपने राज्यरोहण के उपलक्ष्य में शक संवत का लाया था। कौन सा कथन सही है? तो यह जाएगा केवल 2 सही है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 126 है, निम्नलिखित में से किसे द्वितीय अशोक भी कहा जाता है? द्वितीय अशोक, तो इसको कनिष्क कहा जाता है, 78 ईस्वी माना जाता है इनका शासनकाल। क्वेश्चन नंबर 127 है, कुषाण शासक कनिष्क ने अपने साम्राज्य की प्रथम राजधानी पुरुषपुर पेशावर को तथा द्वितीय राजधानी बनाया था। किसको बनाया था द्वितीय राजधानी? तो यह बनाया था मथुरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक की राज्यसभा में पार्श्व, वासुमित्र और अश्वघोष जैसे बौद्ध दार्शनिक विद्यमान थे? तो यह थे कनिष्क के। क्वेश्चन नंबर 129 है सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? रचना और संबंधित विद्वान, अश्वघोष सूत्रालंकार, नागार्जुन बुद्धचरित और वासुमित्र विभाष्य शास्त्र। कौन सा उत्तर इसमें सही होगा? तो यह हो जाएगा आपका 1 और 3 सही है, ये नागार्जुन बुद्धचरित ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 130 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने वाला क्वेश्चन है। अयोध्या अभिलेख ये धनदेव, बेसनगर अभिलेख ये हेलियोडोरस, और सिनकोट अभिलेख ये मिनांडर, और नानाघाट अभिलेख नागनिका। 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 है, मीमांसा दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस दर्शन के प्रतिपादन में आचार्य पतंजलि का नाम अग्रगण्य है और यह पुरोहितवाद बाहरी आडंबर को बढ़ावा देने वाला दर्शन है। बाय
इसको बाह्य बोलते हैं, बाहरी बोल देंगे। कौन सा कथन सही होगा इसमें? तो ये हो जाएगा इसमें केवल 2 सही है। पहला वाला जो है ये गलत है, दर्शन प्रतिपादन के आचार्य पतंजलि नाम अगर है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 132 देखिए, यह स्कंदगुप्त के समय किसने सुदर्शन झील के तट पर विष्णु की मूर्ति स्थापित करवाई थी? किसने करवाया था? तो यह करवाया था चक्रपालित। ऑप्शन नंबर बी है चक्रपालित। सुदर्शन झील का निर्माण प्रथम मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने पश्चिमी भारत में सिंचाई की सुविधा के लिए करवाया था। अशोक के यवन अधिकारी तुषास ने इस झील पर बांध बनवाया था। और स्कंदगुप्त के राज्यपाल चक्रपालित ने गिरनार में सुदर्शन झील के तट पर विष्णु की मूर्ति स्थापित करवाई थी। तो स्कंदगुप्त का हो गया ना, चक्रपालित। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133 देखिए, गुप्त युगीन शासन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इस साम्राज्य की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी, और दूसरा है इस काल में राजपद का अधिकतर वंशानुगत था। कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन पदाधिकारी साम्राज्य की सेना का सेनापति होता था? तो यह होता था आपका महाबलाधिकृत सेनापति होता था। तो देखिए महाबली, इसमें और भी हैं, जैसे कि महाबलीधिकृत ये साम्राज्य का सेनापति होता था। महादंड नायक ये होता था सैन्य सक्रियता से संबंध होता था, युद्ध युद्ध और सैन्य सक्रियता। और महाप्रतिहार तो ये होता था, इसका कार्य था सम्राट के राजप्रसाद की देखरेख करना। और महासंधि विग्रहक तो ये होता था, यह युद्धोपरांत संधि से संबंधित था। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 135 है, भारत में सर्वप्रथम मयूर शैली की मुद्राएं किसके द्वारा चलाई गई थी? मयूर शैली तो यह है कुमारगुप्त। क्वेश्चन नंबर 136 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है गुप्त काल में गुप्ता ग्राम समूह की इकाई थी, और दूसरा है गुप्त काल में शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। कौन सा कथन सही है? तो यह है केवल 2। क्वेश्चन नंबर 137 देखिए, सॉरी, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सुमेलित नहीं है? 1 मिनट। गुप्तकालीन पदाधिकारी और कार्य, दंडपाशिक अधिकारी था यह पुलिस, तो दंडपाशिक तो यह पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी था। भंडारागृधिकृत यह राजकोष का प्रमुख होता था। और महापक्ष पटलिक तो यह लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। और ऑप्शन डी जो है ये विनय स्थिति संस्थापक, तो विनय स्थिति ये शिक्षा विभाग का अधिकारी होता था, न कि समस्त केंद्रीय विभाग। तो ऑप्शन नंबर डी जो है गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 है, कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें भी गुप्तकालीन पदाधिकारी और उसके कार्य बताना है। विनय पुरुष क्या होता था? विभिन्न आगंतुकों को सम्राट के समक्ष प्रस्तुत करता था। और खाद्य तात्विका ये युद्धोपरांत प्राप्त सामग्रियों का लेखा जोखा रखता था। तो ये जो आपका खाद्य ये है, ये आपका रॉन्ग है। ये है, यह राजप्रसाद के रसोई घर का भोजनालय बनाता था, भोजनालय के लिए दिखता था। ठीक है, तो इस प्रकार ये गलत हो गया। और तीसरा है महिपीलपति, यह गज सेना का नियंत्रक संचालक था, तो ये सही है। और महास्वपति ये अश्वरोही सेनापति नियंत्रक होता था, ये सही था। ऑप्शन नंबर इसका जो बी है ये गलत है, ये रसोई घर के लिए था। क्वेश्चन नंबर 139 है, गुप्त काल के भूमि के प्रकारों के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त भूमि, वास्तु वास करने योग्य भूमि, गोचर चारागाह भूमि, अपरहत शत्रुओं द्वारा अधिग्रहित भूमि। तो ये जो ऑप्शन डी है ये गलत है आपका। अपरहत जो ये शत्रुओं द्वारा अधिग्रहित भूमि ये रॉन्ग है, बाकी सब सही है तीनों के तीनों। तो ऑप्शन उसका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 140 है, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य एवं चिकित्सक थे? तो यह थे आपके धन्वंतरी। क्वेश्चन नंबर 141 है, प्राचीन संस्कृत एकांकी नाटक
मत्त विलास प्रहसन की रचना किसके द्वारा की गई थी? गौतमी पुत्र सतकर्णी, रुद्रदामन, महेंद्र वर्मन, पुलकेशियन रीति। तो ये हो जाएंगे महेंद्र वर्मन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन में 141 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने वाला क्वेश्चन है। 142 नंबर क्वेश्चन है, 41 ने 42। पल्लव वंश से संबंधित है कांची से, चोल वंश से संबंधित है तंजावुर, तोमर वंश है ढिल्लीकापुरी और गढ़वाल वंश ये कन्नौज। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, बी हो जाएगा 3, 2, 1, 4। क्वेश्चन नंबर 143 देखिए, निम्नलिखित में से किस स्रोत में हर्ष एवं पुलकेशिन रीति के युद्ध का वर्णन है? 4 है, और बाणभट्ट की हर्ष चरित और हर्ष का बांसखेड़ा अभिलेख, पुलकेशिन रीति का ऐहोल अभिलेख, वेनसांग का यात्रा विवरण। कौन सा कथन इसमें सही होगा? तो ये होगा इसमें 3 और 4 जो है इसमें सही होगा, और 1 और 2 गलत है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है इसमें क्वेश्चन नंबर 144 में। राष्ट्रकूट वंश ये मान्य खेत है, और गुर्जर पथियार वंश ये हो जाएंगे आपके कन्नौज। कलचुरी चेदी वंश ये त्रिपुरी, और परमार वंश उज्जैन। 3, 2, 1, 4 ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 145 है, देवगिरी के यादव वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस वंश की स्थापना विल्लम पंचम ने की थी। दूसरा है, इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक कफूर के सामने आत्मसमर्पण किया था। कौन सा कथन सही है इसमें? तो ये हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 देखिए, होयसल वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस वंश के राजाओं ने उत्कीर्ण लेखों में अपने को यादव कुल तिलकीय कहा। और दूसरा है, इस वंश का अंतिम शासक विष्णुवर्धन का था, जिसे मलिक कफूर ने हराया था। तो कौन सा कथन इसमें सही हो जाएगा? तो केवल एक सही है इसमें, ठीक है। तो होयसल कुल का अंतिम शासक वीर बल्लार तृतीय था, जिसे मलिक कफूर ने हराया था, विष्णुवर्धन नहीं था। तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा, पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, निम्नलिखित में से कौन वनवासी के कंदम वंश का संस्थापक था? कौन था? तो ये है मयूर शर्मन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 148 होगा, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के पश्चात ने गंगाई चोलपुरम की उपाधि धारण की थी? कौन किया था? ये है आपके राजेंद्र प्रथम। सिर्फ ये चोल बंगाल में गए थे गंगा का पानी लेने के लिए, वहां से शासक को हरा दिया और वहां से लेकर आया यहाँ पर पानी मंदिर के, और वहां पर पोखरा खुदवाया हुआ था, पोखरे में पानी को उसमें डालकर निर्माण किया, गंगैकोंड चोलपुरम। अब है क्वेश्चन नंबर 149, जो कि इसको में मिलान करना है। मिलान करते हैं। वेलन वगाई ये हो जाएगा गैर ब्राह्मण किसान स्वामी का भूमि। ब्रह्मदेह ये हो जाएगा ब्राह्मणों को उपहार दी गई भूमि। साला भोग ये हो जाएगा किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि। और पल्ली चंदम ये हो जाएगा जैन संस्थानों को दान दी गई। ये हो जाएगा 4, 3, 2, 1 ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 150 और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य की निम्नलिखित प्रशासनिक इकाइयों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मंडलम, कोट्टम, नाडु, कुर्रम। तो ये हो जाएगा आपका, एकदम सब लाइन से लगे हुए हैं, कोट्टम, नाडु, कुर्रम, 1, 2, 3, 4 हो जाएंगे। देखिए, चोल साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था, जिन्हें मंडलम कहा जाता था। चोल साम्राज्य में 8 मंडल थे। मंडल का प्रशासन करने के लिए किसी राजकुमार या उच्च अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी, जो राजा के वाइसराय के रूप में कार्य करता था। प्रत्येक मंडल कोट्टम में बटा हुआ था और कोट्टम नादुओं में विभाजित थे। नादु या नाडु संभवतः आधुनिक जिले के समान था। कई ग्रामों के समूह को कुर्रम कहते थे। चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता उनका स्थानीय स्वशासन था। ग्राम स्वशासन की पूर्ण इकाई थे और ग्राम का प्रशासन ग्रामवासी स्वयं करते थे। चोल प्रशासकों से इसे अभिलेखों से इस व्यवस्था पर विस्तृत प्रभाव पड़ता था। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं, 150 क्वेश्चन। और ऐसे ही लगातार हम लोग वीडियो इसको लेकर आएंगे, तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ ऐसे वीडियो में। आज टेस्ट संख्या हम लोग 1 कर रहे थे और बहुत ही जल्द 2 भी आएगा। तो और अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं, आरओ का एग्जाम आ रहा है, तो अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो आरओ के लिए भी टेस्ट चलाया जा रहा है, जिसको कि आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे घटना चक्र पर वीडियो बनाया गया है, तो घटना चक्र अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो उसमें हिस्ट्री पढ़ाया गया है, पॉलिटी है,
इकोनॉमिक है, इन्वायरमेंट है, साइंस एंड टेक है, जियोग्राफी, सभी टॉपिक पर वीडियो बनाए गए। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को खोलिए, उसका प्लेलिस्ट ओपन करिए और जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।